नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओके, धनपत गुड मॉर्निंग, काजल गुड मॉर्निंग, ओके हेमा गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों की तैयारी बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों की चली होगी। ओके, कॉमर्स में दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था। कल से हमने टॉपिक एक स्टार्ट किया था केस फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में। और दोस्तों मैं बता चुका था आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब जिसके लिए फंड फ्लो कब होता है, फंड फ्लो के क्या केस होते हैं वो बता चुका था, और उसके बाद केस फ्लो का अर्थ बता चुका था, और बहुत सारी बातें आपको कल की कक्षा में बता चुका था। दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा था कि केस फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की तीन तरह की क्रियाएं होती है, तीन तरह की एक्टिविटीज होती है जिनके आधार पर दोस्तों केस फ्लो स्टेटमेंट बनता है। उसमें सबसे पहले एक्टिविटी होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड होती है अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड होती है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये तीन प्रकार की एक्टिविटीज होती है जिनके आधार पर बनता है केस फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो आज की इस कक्षा में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, चलो सबसे पहले बात करेंगे परिचालन क्रियाएं। ओके, परिचालन क्रियाएं, परिचालन क्रियाओं का मतलब होता है दोस्तों कि व्यापार को या किसी कंपनी को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज नॉर्मली चलती है उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, उनको हम परिचालन क्रियाएं हम कहते हैं। ओके, इन सबको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये सारी की सारी आपकी किस में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत दोस्तों शामिल की जाती है। ये सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट मानी जाती है। ओके, इन सभी क्रियाओं को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट अपन मानकर चलते हैं। ये सारी सारी क्रिया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल की जाती है, इन सभी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट मानकर चलते हैं। सारी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल की जाती है। ओके, अब देखो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं, यहां पर दो बातें आपको सिखाऊंगा और दो तीन बातें बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके दोस्तों, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो प्रकार से कैलकुलेट होती है। इसका एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक इसका इनडायरेक्ट मेथड होता है। दो तरह के मेथड होते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो प्रत्यक्ष विधि की बात करें, प्रत्यक्ष विधि से, कि अगर हम इसको दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से यानी इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करें, इन अगर बात सॉरी या इन मतलब आई मतलब डायरेक्ट मेथड से। ओके, आपका डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड्स की बात करें, डायरेक्ट मेथड्स की अगर बात करें कि भाई प्रत्यक्ष विधि से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष विधि से दोस्तों रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में होता है। तो अपन बात करें प्रत्यक्ष विधि से दोस्तों डायरेक्ट मेथड कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसके लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे कि डेली रूटीन में, व्यवसाय के डेली रूटीन में जहां जहां से इनकम आती है, यानी अपन कहते हैं व्यवसाय का, बिजनेस का जो डेली रूटीन, वो डेली रूटीन से दोस्तों कहां कहां से इनकम मिलती है, मतलब व्यापार को चलाने के लिए जो भी अपने को इनकम मिलती है वो कौन कौन से सोर्सेज से मिलती है, अगर डेली रूटीन्स की मैं बात करता हूं तो। ओके, तो दोस्तों इसमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे कह दूं कि जैसे मान लो होता कहां का, देखो सबसे पहले होते हैं आपकी केस सेल। कब से? आपकी केस सेल, सबसे पहले आपकी केस सेल होती है। केस सेल क्योंकि व्यापार को चलाने के लिए अपन माल बेचते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका कलेक्शन ऑफ डेटर्स, हम डेटर से कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, तो डेटर से कलेक्शन करने से अपने को पैसा मिलता है, तो जहां जहां से पैसा मिलता है वो ऐड करना। या दोस्तों अदर ऑपरेटिंग रिसिप्ट, अदर ऑपरेटिंग रिसीव यानी डेली रूटीन्स के आधार पर अगर संस्था को जो भी कुछ मिलता है, ओके, अदर ऑपरेटिंग रिसीव जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव वगैरह, इन सब को तो ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सब जो है ये आपकी क्या है? केस इनफ्लो का पार्ट है, ये अपनी केस इनफ्लो का पार्ट है। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ओके, और के इनके जस्ट अपोजिट जैसे अपना केस परचेज हो तो केस परचेज को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि केस परचेज क्या है? अपना आउटफ्लो है। क्या मतलब? अपना आउटफ्लो है। ओके, उसके बाद तो अपन आता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट अपन ने किया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हम क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं वो भी माइनस कर देंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ये भी माइनस कर देंगे, और आ जाएगा अदर ऑपरेटिंग पेमेंट्स। अदर ऑपरेटिंग पेमेंट्स की बात करें, अदर कोई भी ऑपरेटिंग जो पेमेंट्स होता है वो भी हम यहाँ पर माइनस यहाँ पर कर देंगे। ओके, वो भी यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा।
इन सबको माइनस करने, तो ये सब अपना ये क्या होता है अपना आउटफ्लो। ये सब चीजें दोस्तों अपने केस आउटफ्लो के अंतर्गत आती है। अतः ये सब की सब चीजें केस आउटफ्लो का पार्ट मानी जाती है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो इनकम अपनी बचती है उसको बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा अपने केस फ्लो। वो केस फ्लो कहलाता फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आधार पर ज्ञात किया गया केस फ्लो बोलेंगे कि हमारी परिचालन क्रियाओं से कितना केस का फ्लो हो रहा है। अब वो दोस्तों इनफ्लो भी हो सकता है, वो आउटफ्लो, क्योंकि ये प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, तो इस प्रकार से दोनों यहां पर बन सकता है। ओके, तो दोस्तों ये कौन सी विधि की बात की जा रही है? प्रत्यक्ष विधि। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका कि परिचालन क्रियाओं से नगद प्रवाह यानी केस फ्लो की गणना जब करते हैं उसके अंतर्गत दोस्तों व्यवसाय के डेली रूटीन्स के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज होती है उन सभी एक्टिविटीज को इसके अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। ओके, एक बात दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखनी है कि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करते हैं या केस फ्लो की गणना करते हैं तो उसके लिए दो मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत दोस्तों व्यापार के डेली रूटीन्स के अंतर्गत जो ऑपरेटिंग क्रियाएं होती है, खरीदना, बेचना, आना जाना, लेना देना, इन सब का समायोजन करके इन सबको अपन शामिल करते हैं, क्योंकि आप जानते हो माल खरीदना, माल बेचना, ये डेली रूटीन का काम है। डेटर्स को पेमेंट, डेटर से पेमेंट लेना, क्रेडिटर को पेमेंट देना, कमीशन देना, लेना, रेंट वगैरह ये लेना, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है जो व्यापार को रन करने के लिए की जाती है। भाई इन सभी क्रियाओं से तो व्यापार चलता है, तो इन सब क्रियाओं से कितना पैसा आया और इन सब क्रियाओं से कितना पैसा जा रहा है, इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काम में ली जाती है, अर्थात ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम काम में लेते हैं। तो मित्रों मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लेखा मानक 3 के आधार पर आप जानते हो कि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना जब की जाती है उसके लिए दो विधियां काम में ली जाती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना व्यवसाय के डेली रूटीन यानी दिन प्रतिदिन के आधार पर जो भी पैसा आता है या जो भी पैसा जाता है उसके आधार पर हम परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना हम करते हैं। तो अब डेली रूटीन से क्या हो सकता है? खरीदना, बेचना, आना जाना, यही हो सकता है। ओके, कितना सेल, कितना परचेज हो गया, ये सब बातें आपके सामने आ जाती है। तो बताइए मित्रों, आपको डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना आया या नहीं आया? तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, एक बार सिग्नल देकर समझा दीजिए कि हाँ सर अच्छे से समझ आ गया और इसको बहुत अच्छे से हमने इसको उतार भी लिया और इसको हम याद भी कर चुके। ओके, क्योंकि अभी अपन प्रैक्टिकल प्रश्न भी करेंगे। देखिए मित्रों, 11, 12 और बीकॉम एमकॉम में इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है और ग्रेड फर्स्ट या कंपटीशन एग्जाम्स में पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स की पढ़ाई अलग होती है और एकेडमिक पढ़ाई अलग होती है, लेकिन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाने का तरीका अलग ही डिफरेंट होता है क्योंकि वहां पे अलग टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और एकेडमिक के अंदर दोस्तों अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो बताइए दोस्तों, यहां तक की सारी बातें समझ आएगा आप लोगों को। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा कि मैं डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ओके, किन किन मदों से इनफ्लो होता है और किन किन मदों से आउटफ्लो होता है। तो नगद माल बेचा, इनफ्लो होगा। देनदारों से पैसा मिला, इनफ्लो होगा। और अगर कुछ भी पैसा अदर मिलता है, डिस्काउंट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो वगैरह कुछ भी हो, उन सबसे जो पैसा मिलता है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए मित्रों, अब ये तो क्या दोस्तों आपका डायरेक्ट मेथड और आप सबने इसको उतार भी लिया और सबने इसको याद भी कर लिया। उतारना ही इंपॉर्टेंट, तो इसको याद करना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों सेकंड होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष विधि। यह है सबसे काम की विधि क्योंकि यहां तक आपको समझना अप्रत्यक्ष विधि से। अब ऐसा अप्रत्यक्ष विधि से दोस्तों अगर मान लो कि अगर इनडायरेक्ट मेथड से अगर परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है तो कैसे करेंगे? ओके, परिचालन क्रियाओं से रोक करके तो इनडायरेक्ट मेथड से अगर बात को गणना करनी हो तो कैसे करेंगे ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से कैसे गणना की जाती है। अब देखो यहां पर इनडायरेक्ट मेथड से अगर गणना करना सीखे तो किस प्रकार से गणना की जाए देखो। तो ओके, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें अपन लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कि एक्चुअल में दोस्तों ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट
ओके, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अब देखो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की बात है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की बात करें, ओके, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाएगी, ओके। अंबालाल कहना चाह रहा है कि सर आपने वहाँ पर तो इतना शॉर्ट में पढ़ाया, तो यहाँ इतना लंबा पढ़ा रहे हो। दोस्तों बेटा अंबालाल, वहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर रहता था, कोर्स कराओ कोर्स कराओ कोर्स कराओ, इसलिए दोस्तों मैंने को उस जगह को छोड़ना, मेरे को यही समझा जहाँ अपनी इज्जत ना हो और जहाँ पर प्रेशर होना, वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों ये मेरा खुद का ऐप है और मैं अपनी मर्जी से पढ़ा सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी से जितना बेस्ट कर सकता हूँ ना, वो कहीं नहीं। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो आपको मैं इस ऐप के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मुकाबला है ना दोस्तों, इसका मुकाबला, मैं इतना घमंड, तो एक घमंड समझ लो कुछ, इसका मुकाबला दुनिया का कोई टीचर नहीं कर सकता, ये तो मेरा प्राउड है। कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट को लेकर दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँ ना इस बार, मतलब पिछली बार, हालांकि पिछली बार ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए थे, लेकिन इस बार एग्जाम में तो आएंगे आएंगे, प्लस आपको कक्षा कक्षा में सारी बातें याद कराऊंगा, और अभी तो टेस्ट सीरीज और लाऊंगा तुम्हारे लिए, तो तुम देखते जाओ दोस्तों, अभी तो समय की मार दो कितना डेंजर क्वेश्चन। आगे, तो ये ध्यान, अब तो देख, अब देखते हो तुम अभी तो क्या क्या होने वाला है आपके। अब देखो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अब नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या, तो सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की बात अपन करेंगे, ओके। फिर दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, इसमें अपन कुछ मदों को ऐड करेंगे, कुछ मदों को ऐड करें, ऐड मतलब वो इनफ्लो को शो करती, ओके। सुनो कौन कौन सी, अब वो कौन कौन से मद है, जैसा बोला डेप्रीशिएशन, सबसे पहले बनेंगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, ओके, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट। भाई फिक्स असेट्स के ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगा है उसको हम क्या करें, उसके बाद क्या करें, तो डेप्रिसिएशन के बाद उसको हम ऐड कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, ओके। उसके बाद दोस्तों इसमें ऐड किया जाता है लॉस ऑन, अब तो बातें करें, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, उसको हम ऐड कर देंगे, ओके। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, यहां पर हम ऐड करेंगे दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अब देखो सुना, ऐड क्या है, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ओके, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज होता है वो इनफ्लो को शो करता है, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ओके। और इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन, डिक्रीज इन करंट असेट्स, ओके, डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट, इसको भी ऐड करेंगे, ओके। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहां पर कह दो टैक्स मेड, टैक्स मेड मतलब टैक्स मेड बोलो या चार्ज बोलो, कि पी एंड एल से अपने, या दोस्तों अपन इसको प्रोवाइडेड बोल सकते हो, कि एक्चुअल में कितना टैक्स आपने पी एंड एल से चार्ज किया, कितना मेड किया, कितना आपने राइट ऑफ किया, ओके। इसी के साथ डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड मेड, ओके, क्या जाएगा, डिविडेंड मेड, आपने डिविडेंड कितना बनाया, या आप डिविडेंड आपने कितना चार्ज किया, या डिविडेंड आपने कितना प्रोवाइडेड किया, ये सब चीज भी इसमें आ जाएगी। इन सबको ऐड लेस करने का, ये सब बातें आप ऐड करो, ये सब बातें आप ऐड करोगे, ओके। अब सुनिए, इनके जस्ट अपोजिट चीजों को लेस करना, अब देखो कैसे दोस्तों, हम इनडायरेक्ट, अपन इनडायरेक्ट मेथड से जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेट, ओके। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट का कोई अपोजिट नहीं होता, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट को अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों प्रॉफिट ऑन, मतलब कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स को क्या करेंगे अपन दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे, लेस अपन यहां पर कर देंगे, ओके। दोस्तों इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो सिंपल सी बात है, तो डिक्रीज इन, अगर डिक्रीज इन, अगर बताओ यहां पर, अगर बताओ यहां पर, अगर बताओ डिक्रीज, अगर बताओ डिक्रीज इन की, मतलब डिक्रीज इन, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को अब क्या करोगे, लेस कर दोगे, ओके। और अगर मान लो डिक्रीज इन करंट असेट ऐड होती है, तो मित्रों अगर इंक्रीज इन, इंक्रीज इन करंट असेट्स को क्या करेंगे अपन, लेस यहां पर करेंगे, क्या करेंगे, लेस यहां पर करेंगे, ओके। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने टैक्स को ऐड किया तो टैक्स पेड होगा, टैक्स पेड, उस टैक्स पेड को क्या करोगे, लेस कर दोगे, ओके। डिविडेंड पेड भी लेस होगा, लेकिन दोस्तों डिविडेंड जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है, डिविडेंड जो होता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट होता है। इन सबको ये देखो, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपने ऐड की है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में, ये सब तो कहलाती है आपके केस इनफ्लो का पार्ट, ये केस इनफ्लो को शो करती है, ओके। जबकि जो चीजें आपने लेस की है
ये सब क्या है, ये दोस्तों आपके केस आउटफ्लो को शो करती है, अर्थात केस आउटफ्लो को दर्शाती है। इन सबको ऐड लेस करने के बाद दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों, इसको हम कहेंगे, इसको क्या, ओके, इसको आप क्या नाम दोगे, ये कहलाएगा आपका केस फ्लो फ्रॉम, केस फ्लो फ्रॉम, केस फ्लो फ्रॉम, केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, तो केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों ये आ जाएगा, केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, बताइए, यहां तक का पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से केस फ्लो की गणना करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। यानी जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से केस फ्लो की गणना करेंगे तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों काम में लिए जाते हैं, और यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया तो इनडायरेक्ट मेथड को ही सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ओके, अब बताइए मित्रों, ये स्टेटमेंट तुमको याद रह जाएगा क्या कि भाई नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में कौन सी मदों को ऐड करेंगे और कौन सी मदों को लेस करेंगे। ओके, इसमें एक आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व दोस्तों वो भी आपका ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा, इसमें देखो और ऐड कर लो, इसमें ऐड नहीं किया, इसमें और ऐड कर लो। सुनो, यहाँ पर ऐड करने की मदद दोस्तों दो और लिख लो। ओके, ऐड करने की मदद और होती है, जैसे एक होता है दोस्तों ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ लिख दो ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व कि आपने रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व वो ऐड कर लो। ओके, ओके, राइट ऑफ गुडविल, अगर आपने गुडविल को कितना राइट ऑफ गुडविल, गुडविल जो राइट ऑफ की वो भी ऐड कर दो। तो गुडविल राइट ऑफ की उसको भी ऐड कर दो, इन सबको ऐड करना। ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी ऐड हो जाएगा। राइट ऑफ गुडविल, अगर आपने गुडविल को राइट ऑफ किया, या जितनी भी दोस्तों आपकी फिक्टिशियस असेट्स होती है उनको राइट ऑफ, तो राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट, अपने जितने भी फिक्टिशियस असेट्स होते हैं उनको राइट ऑफ करते हैं दोस्तों, ये सब आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये सब तो हो जाएगी दोस्तों ऐड, अर्थात दोस्तों ये सब आपके इनफ्लो को शो करती है और ये सब मध्य आपके आउटफ्लो को शो करती है। अब बताइए तो ये स्टेटमेंट तुमको याद रह जाएगा कि यस या नो? ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में केस फ्लो की गणना कैसे की जाती है, अर्थात इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में केस फ्लो निकालते कैसे। तो देखो मैं कैसे किया दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कुछ मदों को ऐड करोगे और कुछ मदों को लेस करोगे। अच्छा, यहाँ पर ऐड करने की बात आती है तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो जाएगा। ओके, टैक्स मेड चार्ज प्रोवाइड ऐड हो जाएगा, डिविडेंड मेड चार्ज प्रोवाइड ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, अपन ने कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया ऐड हो जाएगा, राइट ऑफ गुडविल, गुडविल कितनी राइट ऑफ की ऐड हो जाएगी। ओके, इसके अपोजिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लेस हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाएगा, और टैक्स पेड दोस्तों ये भी लेस हो जाएगा। इन सबको ऐड लेस करने के बाद दोस्तों जो आपका बचता है वो आपका केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, यानी उसको हम केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब बताओ दोस्तों, ये चीज आपको याद रह जाएगी क्या, बताइए, यस या नो? एक बार थम्स अप कर दीजिए दोस्तों, ये चीज आपको याद रह जाएगी क्या दोस्तों, क्या बताइए, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया कि दोस्तों यस या नो? यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई क्या दोस्तों, यस या नो बताइए। ओके, कमेंट कर दो एक बार, फटाफट बताओ दोस्तों ऐसे को। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट आपने उतार लिया और ये स्टेटमेंट आपको याद हो गया। अब इस स्टेटमेंट में से दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इसको याद कर लो, और अभी कक्षा कक्ष के अंतर्गत दोस्तों इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद करके आप लोग बैठ जाइए, जिससे हमको लगे हाँ सर ये स्टेटमेंट हमने उतार भी लिया और ये स्टेटमेंट हमने याद भी कर लिया। और इस अच्छा दोस्तों, केस फ्लो से तुम्हारे 3 प्रश्न एग्जाम आएंगे, 3, और मैं चाहता हूँ 3 के 3 प्रश्न तुम्हारे सही होने चाहिए, गलत ना आपका नहीं होना चाहिए, और दोस्तों वो गलत आपका नहीं होगा, ये गारंटी मेरी। ओके, आगे अब देखो तो आपको मैं एक मजेदार बात सिखाता हूँ। देखो दोस्तों, एक तो अपन करंट असेट्स को पकड़ते, एक बार करंट असेट्स सुनो, करंट असेट मैं एक बार आपको कुछ बातें सिखाता हूँ। करंट असेट, अच्छा ये तो कहना है मत कि करंट असेट क्या होता है, करंट असेट। ओके, तो करंट असेट्स की बात करें तो देखो दो बात है ना, करंट असेट्स में अगर वृद्धि होती है तो समझ जाना दोस्तों वो आपका आउटफ्लो होता है, मतलब ओके, उसको हम केस फ्लो का वो अपना आउटफ्लो होता है, वो आउटफ्लो को शो करता है। और दोस्तों करंट असेट्स के अंतर्गत दोस्तों अगर कमी होती है तो बताओ क्या शो करता है, वो आपका इनफ्लो शो करता है। एक तो ये बात आपको याद रखनी। ओके, जबकि दोस्तों अगर मैं कह दूं कि अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें, किस कहता है,
चालू दायित्वों की अगर बात करें, चालू दायित्व का वो इसके जस्ट अपोजिट। ओके, चालू दायित्वों में दोस्तों अगर वृद्धि हो रही है तो दो किसको शो करता है, वो आपका इनफ्लो को शो करता है। ओके, और चालू दायित्व में अगर कमी हो रही है दोस्तों, तो बताओ किसको शो करा है, वो अपने आउटफ्लो को शो करा, उसको हम आउटफ्लो का पार्ट अपन मानकर चलते दो। बताइए ये चीज समझ आप लोगों को। तो एक तो ये बात अपने दिलो दिमाग में धारण कर लेना, करंट असेट्स को लेकर और करंट लायबिलिटी को लेकर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से कि बता देनदारों के मूल्यों में वृद्धि हुई, रोकड़ प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देनदारों के मूल्य में वृद्धि हुई मतलब रोकड़ प्रवाह का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, मतलब पैसा जा रहा है। ओके, देनदारों के मूल्य में कमी हो रही है मतलब क्योंकि देनदार आपके कम हो रहे हैं, इसका आपका इनफ्लो होगा। देनदार आपके कम हो रहे हैं मतलब पैसा अपने पास आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो आपका होगा। ओके, दायित्व बढ़ रहे हैं। ओके, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो इनफ्लो होगा और करंट लायबिलिटीज अगर कम हो रही है तो आउटफ्लो होगा। बताइए तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या, यस या बताइए। ये बिंदु से है तो एक तो ये बात समझना जरूरी कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन सी परिस्थिति में इनफ्लो होता है और कौन सी परिस्थिति में आउटफ्लो होता है। एक तो ये चीज आपको समझने की कोशिश आपको करनी है। तो यहां तक की बात अगर करें तो जैसे तो दायित्वों के मूल्यों में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू में कम हो रही है, जैसे लेनदारों को भुगतान किया। अब बताओ मैं तो लेनदारों को भुगतान करने पर करंट लायबिलिटीज क्या होगी, कम होगी। तो लेनदारों को भुगतान किया तो करंट लायबिलिटीज कम होगी, मतलब कि अपना केस का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, क्योंकि पैसा अपना जा रहा है। ओके, क्लियर। तो ये बात एक तो अपने दिलो दिमाग में धारण आप लोग कर लेना। आगे अब देखो मैं तो कैसे, मैं तुमसे एक एग्जांपल, अब मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स पूछता हूँ, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अगर मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल दूं कि वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है दोस्तों आपके 10,000 रुपए। कितने बताओ आपके 10,000। ओके, 10,000। लेनदारों में लेनदारों में वृद्धि है दोस्तों आपकी 3,000। कितनी है, 3,000। ओके, और देनदारों में कमी बताओ, देनदारों में जो कमी है वो है दोस्तों आपकी 1,000। ओके, कितनी है, 1,000। ओके, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए। परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए। परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना अब उन्हें कि आपको परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कैसे करेंगे, ये आपके सामने आ जाए। बताओ परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है तो कैसे निकालेंगे, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना हम कैसे करेंगे, ये एक प्रसार की परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना अगर करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये चीज आपके सामने आ जाती है। ओके दोस्तों, आपको पता है इस प्रश्न में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बताइए तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इस प्रश्न में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो इस प्रश्न में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है दोस्तों, आपका 10,000 है। ओके, यहाँ पर लेनदारों में वृद्धि हो रही है, मतलब लेनदार अपनी करंट लायबिलिटीज है तो अपन कह सकते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगा। ओके, देनदारों में कमी हो रही है तो करंट असेट्स अगर कम हो रही है तो वो भी ऐड हो जाएगी। ओके, तो डिक्रीज इन दोस्तों डिक्रीज इन करंट असेट वो भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड आपने किया तो ये आ जाएगा 14,000। तो अपन कह सकते हैं तो ये कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है, मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ओके, यानी परिचालन क्रियाओं से जो लाभ हो रहा है दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, वो आपका 14,000 हो जाएगा। इसको हम अपन कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी अपन कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी इसको कह सकते हैं। तो परिचालन क्रियाओं से जो लाभ हो रहा है कितना 14,000 का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसमें कोई दो राय की बात बिल्कुल भी आपकी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ओके, देखिए मैं अब आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देखो। आपको कह दूं कि निम्नलिखित, सुना मैं तुम, निम्नलिखित लेन देनों से परिचालन क्रियाएं, निम्नलिखित लेन देनों से परिचालन क्रियाओं। ओके, निम्नलिखित लेन देनों से परिचालन क्रियाओं में लाभ की गणना कीजिए। अब देखो आपके पास दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उनके आधार पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लाभ की गणना करनी है। कैसे दोस्तों, यहां पर मैं ईयर लिख रहा हूं 2020 और ये है दोस्तों आपका 2021,
ये आपका ईयर। ओके, आगे मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस लिख रहा हूँ। 2020 में बैलेंस था दोस्तों आपका 10,000 और 2021 में बैलेंस था आपका 14,000। ओके, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मैं डेटर्स लिख रहा हूँ, ये डेटर्स है। 2020 में आपके 7,000, 2021 में है दोस्तों आपके 4,000। ये डेटर्स का बैलेंस है। यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स का बैलेंस भी लिख लेता हूँ, ये क्रेडिटर्स है। 2020 में दोस्तों आपके 10,000 है और यहाँ पर दोस्तों आपके 12,000। ओके, यहाँ पर मैं आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस है, बकाया खर्चों का बैलेंस लिख रहा हूँ। 2020 में मेरा 1,000 है और उसके बाद दोस्तों 2021 में मेरा 1,500। ओके, यहाँ पर मैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर का बैलेंस लिख रहा हूँ। 2020 में मेरा 2,000 है। ओके, और यहाँ पर मेरा 2022 मतलब 2,200 है। और उसके बाद दोस्तों मैं गुडविल लिख रहा हूँ। गुडविल की जब मैं बात करूँ, गुडविल की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा दोस्तों कितने, 10,000 गुडविल आ जाएगी दोस्तों आपके 10,000। ओके, गुडविल की अगर बात है, या मगर गुडविल आ जाएगी दोस्तों आपके 1,000। गुडविल अपन कहते हैं यहाँ पर गुडविल आपके सामने आ रही मान लो 1,000। ओके, और यहाँ हो रही मतलब 800। ओके, अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, परिचालन क्रियाओं में लाभ की गणना करनी। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता भी है और आ गया। तो आपको यहाँ पर परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लाभ की गणना कैसे करेंगे। ये चीज आपको सीख के बताइए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लाभ की गणना कैसे करेंगे, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कैसे की जाएगी, जल्दी से करो। तो आपके सामने मैं दोस्तों मैंने कुछ ट्रांजेक्शन आपके सामने रखे, उन ट्रांजेक्शन के बिहार पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से दोस्तों लाभ की गणना करनी है, या मैं कहूँ दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो बताना कि कितना आएगा, बताओ। तो निम्नलिखित लेन देनों से परिचालन क्रियाओं में लाभ की गणना करनी है। तो निम्नलिखित लेन देनों से परिचालन क्रियाओं में लाभ की गणना आपको करनी है। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, देखो 2020 में प्रॉफिट था 10,000 का, 2021 में प्रॉफिट हुआ 14,000 का, मतलब साल के दौरान 4,000 का प्रॉफिट अपना हो रहा है। बात खत्म। डेटर्स, डेटर्स अपनी करंट असेट्स होती है। अगर ये इंक्रीज होती है तो आउटफ्लो है और डिक्रीज होती है तो आपका इनफ्लो है। 7,000 से 4,000 हो रही है मतलब कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज है तो ऐड होगी, मतलब डिक्रीज है तो ऐड होगी क्योंकि करंट असेट्स है। तो अपन लिखेंगे डिक्रीज इन आपका डेटर्स, डिक्रीज इन आपका डेटर्स आ जाएगा कितने, 3,000 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अपनी करंट लाइबिलिटीज होती है। करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका दोस्तों इनफ्लो है, और डिक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 से कितनी हो रही है, 12 हो रही है, मतलब कि आपकी इंक्रीज हो रही है तो मतलब ऐड हो गया क्योंकि इनफ्लो है। तो अपन लगाएंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ओके, आगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स की बात करें तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स दोस्तों ये कितना आएगा, 2,000 आपके सामने आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी अपनी करंट लायबिलिटीज होती है। तो करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो है और डिक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो। ओके, तो ये 1,000 से 1,500 हो रही है मतलब इंक्रीज हो रही है, तो इनफ्लो है तो इनफ्लो तो ऐड करेंगे। तो यहाँ लगा इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों तुम्हें से कोई भी आंसर अभी तक निकाला नहीं, आगे यह जाएगा आपका 500। ओके, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर दोस्तों आप जानते हो प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो होता है वो अपनी क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो होता है, मैं तो अगर बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो होता है मित्रों वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर अपनी है करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट असेट,
और करंट असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो है, सॉरी इन आउटफ्लो है, तो अपन कहते हैं यहाँ पर देखो आपकी इंक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो है, तो इसका मतलब आप इसको माइनस करोगे, ये माइनस है, ओके लेस है, तो अपन लिखेंगे दोस्तों इंक्रीज इन इंक्रीज इन दोस्तों प्रिपेड एक्सपेंडिचर, तो इंक्रीज इन प्रिपेड एक्सपेंडिचर दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों आपका 200, ये माइनस में रहेगा, ओके। और गुडविल देखो आपकी 1000 से 800 हो रही है, मतलब कि गुडविल आपने 200 की क्या कर ली, राइट ऑफ कर ली, तो आप इसको राइट ऑफ मतलब आप इसको राइट ऑफ गुडविल को आप राइट ऑफ करो, तो गुडविल आपने कितनी राइट ऑफ की, 200 रुपये से आपने गुडविल राइट ऑफ कर ली, ओके। इन सबको एड लेस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों आपका 9200, इसको बोलेंगे आपकी परिचालन, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा, या इसको मैं कह सकता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहेंगे, तो एक ही बात है, तो 9200 आपके सामने आ जाएगा। कितने लोगों ने सही किया दोस्तों बताइए। तो एक तो इस तरह से दोस्तों आपका परिचालन क्रियाओं से लाभ की कैलकुलेशन करने से संबंधित बात आपसे पूछी जा सकती है, ओके। इसमें करना कुछ नहीं, तो आपको कम से कम ये बातें पता होनी चाहिए कौन सी एक्टिविटीज को ऐड करना है और कौन सी एक्टिविटीज को लेस करना है, मतलब कौन सी क्रियाओं से इनफ्लो होता है और कौन सी क्रियाओं से इनफ्लो नहीं होता, या कौन सी क्रियाओं से आउटफ्लो होता है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आई होप दोस्तों कभी भी आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसके सामने सीख चुके हो, उसको जान चुके हो, तो बताइए तो यहाँ तक की बात समझेगा आप लोगों को, ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया क्या, यस या नो। ये प्रश्न करना कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता चुका, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज इनफ्लो में आती है और कौन सी एक्टिविटी आउटफ्लो में आती है, मतलब कौन सी मदों को ऐड करना और कौन सी मदों को लेस करना। ऐड लेस करते करते दोस्तों आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लाभ की गणना कर सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात बिल्कुल भी नहीं है, ओके। चलिए मित्रों, मैं इसी बात पर एक प्रश्न आपको और देता हूं। मैंने लिखा दोस्तों कि अगर मैं लिख रहा हूं वर्ष के दौरान, अगर मैं लिखूं वर्ष के दौरान, मैंने कहा कि वर्ष के दौरान शुद्ध हानि, अगर मान लो मैं दो वर्ष के दौरान आपकी शुद्ध हानि है दोस्तों 3000 की, ओके, तो शुद्ध हानि है दोस्तों आपकी 3000 की, ओके। फिर मैं लिखूं दोस्तों, इसे लिखूं वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में देनदार, दोस्तों वर्ष के प्रारंभ में जो देनदार है, ओके, वर्ष के प्रारंभ में जो देनदार है, तो वर्ष के प्रारंभ में देनदार है दोस्तों आपके 5000 के दोस्तों के। उसके बाद दोस्तों अगर अच्छा 500 होंगे क्या, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी 9500, 9500, ठीक है। वर्ष के अंत में ओके, वर्ष के अगर वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में देनदार, वर्ष के अंत में देनदार, वर्ष के अंत में देनदार है दोस्तों आपके कितने 2000, कितने मतलब आपके 2000 के, ओके। और यहां लिखो मतलब आपका प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक की बात है, प्रारंभिक स्टॉक, तो अगर प्रारंभिक स्टॉक की बात करें तो प्रारंभिक स्टॉक है दोस्तों आपका कितने का 10,000 का, ओके। और अंतिम स्टॉक की बात है तो अंतिम स्टॉक जो है तो वो कितने का, अंतिम स्टॉक है दोस्तों आपका 11,000 का, अंतिम स्टॉक कितने का आपका 11,000 का, ओके। फिर को प्रारंभिक लेनदार, अगर तो प्रारंभिक लेनदार, ओके, तो अगर मैं प्रारंभिक लेनदार की बात करूँ, प्रारंभिक लेनदार की बात करूँ तो ओपनिंग क्रेडिटर्स है दोस्तों आपके 5000 के, जबकि अंतिम लेनदार की जब बात करते हैं, अंतिम लेनदार की बात करते हैं तो अंतिम लेनदार जो है मित्रों वो है आपके 9000 के। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर होकर अपन इस इंफॉर्मेशन के आधार पर परिचालन क्रियाओं से अपन कहें कि परिचालन क्रियाओं से, यानी परिचालन क्रियाओं से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए। अपन परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना आपको करनी है कि भाई परिचालन क्रियाओं से आपको लाभ की गणना करके देखिए, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना आपको करनी है कि कितना लाभ आपका होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना आपको करनी, बताइए। तो परिचालन क्रियाओं से दोस्तों आपको लाभ की गणना करने की, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कैसे की जाती है बताइए। तो वर्ष के दौरान शुद्ध हानि है दोस्तों 3000 की, वर्ष के प्रारंभ में देनदार आपके 5000 के, वर्ष के अंत में देनदार आपके 2000 के, ओके। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, ओके। प्रारंभिक स्टॉक 10,000 का, अंतिम स्टॉक है दोस्तों आपका 11,000 का, ओके। प्रारंभिक लेनदार आपके 5000 के और अंतिम लेनदार आपके 9000 के। आपको परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करने की, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कितनी की जाएगी, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है। अब देखो, वर्ष के दौरान शुद्ध हानि है 3000, वर्ष के प्रारंभ में देनदार 5000 के, वर्ष के अंत में देनदार आपके 2000 के। तो दोस्तों ये आप जानते हो ये अपनी होती है दोस्तों, देनदार क्या है अपनी करंट असेट्स है, ओके।
आगे स्टॉक जाए तो ये भी अपनी क्या है, तो आपकी करंट असेट्स है। ओके, और अपना जो लेनदार है ये अपनी क्या है, करंट लाइबिलिटीज। ओके, ये अपनी क्या है, करंट लाइबिलिटी। ये समझ। तो आप जानते हो 5,000 से 2,000 हो रहा है, मतलब 3,000 आपके इंक्रीज हो रहे हैं। 3,000 आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर 10 से 11 तो ये 1,000 भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है दोस्तों के। और यहाँ पर दोस्तों ये आपका 4,000 है, तो 4,000 भी आपका क्या इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आप जानते हो ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको पता है दोस्तों ये दोनों किसका पार्ट है, ये आउटफ्लो का पार्ट है, मतलब कि आउटफ्लो का। ओके, जबकि दोस्तों ये जो है मित्रों आपका इनफ्लो का पार्ट है, ये आपका इनफ्लो होगा, ये आपका इनफ्लो के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसको हम इनफ्लो का पार्ट अपन मानकर चलते, ये इनफ्लो के अंतर्गत दोस्तों शामिल कर लिया जाएगा। ओके, अब सुनिए और समझने देखो। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं आपको ओके नेट लॉस, ये आपका लॉस है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ओके, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो आपका नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर वो है आपका 3,000, तो ये लॉस है तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं बात करूँ ये आ जाएगा दोस्तों आपका इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज है दोस्तों आपका, तो अच्छा सॉरी ये डिक्रीज हो रहा है क्या, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 5 से 3 ये डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इनफ्लो है, ये डिक्रीज है तो इनफ्लो, सॉरी सॉरी। ओके, आगे अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका डेटर्स आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो आपने कहा डिक्रीज इन डेटर्स, तो डेटर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं कितने से 3,000 से, ये आपका ऐड होगा क्योंकि इनफ्लो होगा। ओके, स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका इन आउटफ्लो होगा, इंक्रीज इन स्टॉक। ओके, इंक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है 1,000 से, इसको अपन माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद लेनदार आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेनदार इंक्रीज हो रहे हैं मतलब करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो, तो अपन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अगर इंक्रीज हो रहे तो इनफ्लो होगा कितने, 4,000 से हो जाएगा। ओके, आगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 3,000, दोस्तों कितना आएगा 3,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3,000, सबका गलत आ रहा है। ओके, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 3,000, कितना आएगा आपका 3,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 3,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों के आंसर निकल के आ रहे हैं नहीं आ रहे दोस्तों, यह पता लगा कि मैं ही आपको सोल्व करा जा रहा हूँ, तुम लोग भी इसको सोल्व करे हो नहीं करे, यस या नो बताओ, कमेंट कर बताओ, एक बार कमेंट करो जल्दी से कि पता लगा कि मैं ही प्रश्न सोल्व कराया जा रहा हूँ, तुम ध्यान ही नहीं दे। वैसे इसमें ऐसा कोई ध्यान देने वाली बात है भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर केस फ्लो की गणना करनी है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन सी आइटम्स को या कौन सी मदों को ऐड करते हैं और कौन सी मदों को लेस करते हैं। अगर ऐड लेस करने का तुमको पता पड़ जाएगा तो गलती तुम्हारा कभी होगा ही नहीं। हो गया सबका, सबका 3,000 आया नहीं आया बताओ, यस या नो। सभी लोगों का आंसर 3,000 आया या नहीं आया एक बार बता दो, सोल्व कर रहे हैं तो अब तो यार सोल्व तो हो जाना चाहिए बराबर। ओके, अब एक प्रश्न मैं देता हूं, अब तुमको 2 मिनट का टाइम दूंगा, ये तुम करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, देखता हूं तुम सोल्व कितना कर रहे हो। ओके, एक एग्जांपल देखो, ये है दोस्तों, वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है दोस्तों आपका 5,000। ओके, सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि, सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि, सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि है दोस्तों आपकी 3,000। ओके, देनदारों के, देनदारों के मूल्यों में, मूल्य में कमी, देनदारों के मूल्यों में कमी है दोस्तों आपकी 2,000। ओके, बकाया खर्चों, बकाया खर्चों के मूल्यों में कम वृद्धि, बकाया खर्चों के मूल्यों में वृद्धि, तो बकाया खर्चों के मूल्यों में जो वृद्धि है वो है दोस्तों आपकी 1,000। ओके, आ गया था कि संपत्तियों,
मैंने कहा कि संपत्तियों संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, संपत्तियों के विक्रय पर जो लाभ है, संपत्तियों के विक्रय पर जो लाभ है दोस्तों, वह है आपका 2500। ओके, और आगे लिखो आपका संपत्तियों पर, संपत्तियों पर मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, संपत्तियों पर मूल्यह्रास है दोस्तों आपका 500 का। ओके, आपको दोस्तों क्या करना कि परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है। परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कैसे की जाती है। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है आपका 5000, सामान्य संचय में हस्तांतरित राशि दोस्तों 3000 की, देनदारों के मूल्यों में कमी है दोस्तों 2000 रुपए की, बकाया खर्चों के मूल्यों में वृद्धि आपकी 1000 की, संपत्तियों के विक्रय पर लाभ है दोस्तों आपका 2500 का, संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन दोस्तों 500 का। आपको दोस्तों परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करने की, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करके दो बताइए, परिचालन क्रियाओं से आपको लाभ की गणना करनी होती है। तो मैंने कहा कि वर्ष के दौरान, देखो प्रश्न को ढंग से देखो, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है दोस्तों आपका 5000 का, सामान्य संचय में हस्तांतरित राशि है दोस्तों 3000 की, देनदारों के मूल्यों में कमी है दोस्तों 2000 रुपए की, बकाया खर्चों के मूल्यों में वृद्धि है दोस्तों 1000 की, संपत्तियों के विक्रय पर लाभ देने का दोस्तों आपका 2500 का, और संपत्तियों पर मूल्यह्रास की राशि है, डेप्रिसिएशन की जो राशि है वो 500 की है। परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करने की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लाभ कितना होगा, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गलत कोई ना दे दो, गलत कोई किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है दोस्तों 5000 का, सामान्य संचय में हस्तांतरित राशि 3000 की, देनदारों के मूल्यों में कमी हो रही है दोस्तों 2000 की, बकाया खर्चों के मूल्यों में वृद्धि आपकी 1000 की, संपत्तियों के विक्रय पर लाभ दे रखा दोस्तों आपको, बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 2500 का, और मूल्यह्रास संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन 500 का। परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको लाभ की गणना आपको करके दिखानी है। कितना है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सभी के आंसर सही आए, गलत किसी का भी नहीं आना चाहिए, गलत किसी भी प्रकार से यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। ओके, गलत आप लोगों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए आंसर सबका सही आना चाहिए। तो अब आगे तो कितना आंसर है बता। अब देखो, सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको जो जो चीज समझ, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आ जाएगा तो आपका 5000। ओके, अब देखो क्या क्या, सामान्य संचय में हस्तांतरित राशि ये ऐड होती है, तो अपन ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, कितने 3000 ये ऐड हो जाएगी। ओके, देनदार, देनदार अपनी करंट असेट्स है, कमी हो रही है मतलब इनफ्लो है, मतलब कि अपना इनफ्लो। ओके, तो अपन डिक्रीज इन, डिक्रीज इन, डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स के मूल्यों में कमी हो रही है, कितने से 2000 से ऐड हो जाएगा। ओके, बकाया खर्चे करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटी जब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, ये लो ऐड। ओके, आगे इंक्रीज इन, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना जाएगा दोस्तों का 1000। ओके, बता आगे संपत्तियों के विक्रय पर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब कि आपका आउटफ्लो है, तो अपन लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट आएगा दोस्तों आपका कितना 2500 से, कितना का 2500 से आ जाएगा। ओके, संपत्तियों में डेप्रिसिएशन लग रहा है दोस्तों 500 का, डेप्रिसिएशन आपका ऐड होता है, तो अपन कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स की बात करें तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 500 का। ओके ओके, इन सबको एडलेस करने के बाद दोस्तों जो बचता है, देखो 5 8 10, ओके 10 11, ओके 11 अगर बात है 11 के 9, तो ये आ जाएगा 9000, कितना का 9000। तो अपन कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका निकल कर आ रहा है तो वो कितना जाएगा आपका
9000 निकल गया, 9000 आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 9000 का दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि परिचालन क्रियाओं से जो लाभ आ रहा है दोस्तों कितना आएगा 9000 का आ जाएगा। अर्थात ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है दोस्तों कितना 9000 का निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा दोस्तों, सभी कहा रहा दोस्तों ये। तो दोस्तों आई होप दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुमको समझ में आ रही होगी। अभी तो दोस्तों टेंशन समझ लो, अभी तो इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम्हारा गलत होने नहीं दूंगा एग्जाम में दोस्तों। केस फ्लो के तीन प्रश्न तुम्हारे सही हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर मैं कह दूं यहां पर एक प्रश्न आप लोग वर्ष के दौरान, अगर लिखो अगर ऐसा प्रश्न कि वर्ष के दौरान आपका लाभ है, बताओ वर्ष के दौरान लाभ है दोस्तों आपका 8000, कितना है 8000। ओके, अगर मैं लिख दूं तो अगर मैं यहाँ लिखूं स्टॉक, अगर लिखो स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि, स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि, अगर स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि आपको दे रखी मानो कितने की 3000 की। ओके, 3000 की। फिर मैं लिखू उपार्जित, मैंने कहा तो आपका लिखो उपार्जित आय। ओके, उपार्जित आय के मूल्यों में कमी, उपार्जित आय के मूल्यों में कमी, उपार्जित आय के मूल्यों में कमी है दोस्तों आपकी 2000 की। ओके, कितनी है दोस्तों 2000 की दोस्तों। और मैं यहाँ लिख दो लेनदारों की बात करूँ, किसके लेनदारों की, तो लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि, अगर तो लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि की बात करूँ, लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि की बात करूँ तो ये आ जाएगा आपका 5000, कितना 5000। और फिर पूछ लिया जाए बताओ परिचालन क्रियाओं से, पूछ लिया कि परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से मैंने कहा कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए, परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए। यानी आपको परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना यहाँ पर करनी है कि परिचालन क्रियाओं से कितना प्रॉफिट आपका हो रहा है, बताइए। वर्ष के दौरान दोस्तों आपको लाभ दे रखा कितने का दोस्तों, वर्ष के दौरान आपको दोस्तों लाभ दे रखा 8000 का दोस्तों, कितना देगा आपका 8000 का। तो मतलब मैं बता दूंगा कि वर्ष के दौरान आपको जो लाभ दे रखा दोस्तों कितना दे रखा आपका 8000 का दे रखा, कितना देगा आपका 8000 का दोस्तों आपको दे रखा। ओके, तो अपन कह सकते तो यहाँ पर मैंने कहा और मैंने बताने की प्रयास किया कि यहाँ पर आपके सामने चीज आ जाती है, बताओ कि वर्ष के दौरान दोस्तों आपका लाभ है 8000 का, स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि दोस्तों आपकी 3000 की, उपार्जित आय के मूल्यों में कमी है दोस्तों 2000 रुपए की, लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि होती है दोस्तों आपकी कितनी 5000 की। तो परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करने की, परिचालन क्रियाओं से लाभ कितना होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट लाभ कितना होगा। देखो मैं रिपीट करा दो, वर्ष के दौरान लाभ है दोस्तों आपका 8000 का, स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि है दोस्तों 3000 की, उपार्जित आय के मूल्यों में कमी है दोस्तों 2000 की, लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि दोस्तों आपकी 5000 की, परिचालन क्रियाओं से लाभ की राशि निकालनी। ओके, सिंपल सी बात है, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो आपको यहां पर इस प्रश्न में दोस्तों नेट प्रॉफिट, मैंने क्या लिखा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बताओ कितना दे रखा है 8000 रुपए आपका दे रखा है। ओके, स्टॉक अपनी करंट असेट्स होती है और करंट असेट्स के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, मतलब कि अपना आउटफ्लो है, आउटफ्लो है मतलब कि अपन माइनस करेंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे अपन इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि हो रही दोस्तों आपकी 3000, तो ये आपका लो माइनस हो जाएगा, ये लो माइनस अपन ने कर दिया। ओके, उपार्जित आय अपनी करंट असेट्स होती है, इसके मूल्यों में कमी हो रही है। तो उपार्जित आय की बात करें तो अगर उपार्जित आय है तो उपार्जित आय एक्रूड इनकम अपनी करंट असेट्स है, और करंट असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो वो लेस हो जाएगी, सॉरी ऐड हो जाएगी, तो अपना डिक्रीज इन प्रिपेयर्ड एक्रूड इनकम, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम। तो डिक्रीज इन एक्रूड इनकम की जब मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये 2000 रुपए आपके ऐड हो जाएंगे। ओके, लेनदार अपनी करंट लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगा, ये लोग ऐड करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे अपन। तो अपन कहेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ओके, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स की बात करें तो दोस्तों ये आपका 5000 ऐड हो जाएगा। ओके, आगे तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जब देख पाते हो दोस्तों के 12-15, तो अपन कह सकते हैं 12000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12000। तो अपन कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, परिचालन क्रियाओं से जो लाभ आपका निकल वो कितना आपका 12000 आएगा। ओके, परिचालन क्रियाओं से जो प्रॉफिट आपका निकल कर कितना आएगा 12000 रुपए निकल कर आ जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों सभी का 12000 निकल कर आ गया होगा दोस्तों। ओके, अगला दोस्तों एक प्रश्न आपको मैं फिर दे रहा हूँ, अभी तो 2 प्रश्न दूंगा। आज अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हर एक चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी बहुत ज्यादा इजी रहती है। ओके दोस्तों, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, फटाफट लिखते जाइए। मैंने कहा कि वर्ष के दौरान, मैंने कहा तो वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ, भाई वर्ष के दौरान आपके जो शुद्ध लाभ है वो तो है दोस्तों आपके 20000, कितने आपके 20000। ओके,
फिर आता है दोस्तों स्थायी संपत्तियों की बात करें, किसके बाद स्थायी संपत्तियों की बात। तो मैंने कहा कि स्थायी संपत्तियों के, स्थायी संपत्तियों पर, ओके, स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास। तो स्थायी संपत्तियों पर जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है, वो कितना आपका 5000, कितना आपका 5000, ओके। फिर दोस्तों मैं आपके सामने प्रश्न लिखूं कि सामान्य संचय, मैंने कहा कि सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि, सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि कि भाई सामान्य संचयों में जो हस्तांतरित राशि है वो है दोस्तों आपकी 2000। सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि है 2000, ओके, कितने 2000। फिर मैं लिखूं लेनदारों की बात, किसके, लेनदारों, लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि, ओके, लेनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि है, लेनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि है, तो लेनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि है दोस्तों वो कितनी आपकी 1000, कितनी मतलब 1000 है, ओके। फिर आता है दोस्तों देनदारों की बात करें, देनदारों के, देनदारों के मूल्यों में वृद्धि, देनदारों के मूल्यों में वृद्धि। तो देनदारों के मूल्यों में वृद्धि है दोस्तों आपकी 3000, कितनी आपकी 3000 की दर की। फिर मेरे को स्थायी संपत्तियों की बात करें, स्थायी संपत्तियों की, इसके बाद स्थायी संपत्तियों की, स्थायी संपत्तियों को, स्थायी संपत्तियों को बेचने पर, स्थायी संपत्तियों को बेचने पर हानि। तो स्थायी संपत्तियों को बेचने पर जो हानि हो रही है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों आपकी 3000, कितनी आपकी 3000 की हो रही है। और मैं लिखूं वर्ष के दौरान, किसके दौरान, तो वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान दोस्तों चुकाए गए, वर्ष के दौरान चुकाए गए, वर्ष के दौरान चुकाए गए, वर्ष के दौरान चुकाए गए कर की राशि, ओके, वर्ष के दौरान चुकाए गए कर की जो राशि है दोस्तों वो कितनी आपकी 2000, कितनी 2000 रुपए, ओके। ये हो गया आपके नाम। अब मैं प्रश्न बता कि परिचालन, परिचालन क्रियाओं से, ये प्रश्न की परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए, लाभ की गणना। तो आपको परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कीजिए कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना हम कैसे करेंगे, ये बात आपके साथ कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना कैसे करेंगे, ओके। ये प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा दोस्तों। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ आपके 20,000 रुपए के दे रखे, स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन आपका 5000 का दे रखा है, सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि आपकी 2000 रुपए की है, लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि आपका 1000 है, देनदारों के मूल्यों में वृद्धि आपकी 3000 की है, स्थायी संपत्तियों को बेचने पर हानि हो रही है आपका 3000 की, और वर्ष के दौरान चुकाए गए कर की राशि है दोस्तों 2000 की। आपने टैक्स कितना चुकाया वो आपका 2000 का दोस्तों। ये प्रश्न आप लोगों के सामने आता है, ओके। मैं रिपीट कर देता हूं वापस से। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है दोस्तों आपके 20,000 के, स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन आपका 5,000 का है, सामान्य संचय में हस्तांतरित राशि आपकी 2,000 रुपए की है, लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि आपका 1000 है, देनदारों के मूल्यों में वृद्धि है 3000, स्थायी संपत्तियों को बेचने पर हानि है, लॉस है वो 3000 का, और वर्ष के दौरान चुकाए गए कर की राशि 2000 है। आपको परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की राशि कितनी आएगी। निशा अग्रवाल का 30,000 देखते हुए। देखो प्रश्न को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा होगा, नेट, मैं यहां लिखता हूं क्यों जगह नहीं होगी, देखो यहां लिखू, यहां मैंने लिखा था नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 20,000, कितना आएगा 20,000, ओके। स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन अपना इनफ्लो का पार्ट है, ओके। तो मैं लिखा दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन अपना आ जाएगा फिक्स असेट्स, कितना देगा 5000, ओके, आपका 5000, ओके। सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि है 2000 की, ओके। तो यहां पर दोस्तों अगर बात करें ऐड अगर करेंगे अपन, ऐड, ओके, ऐड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे ट्रांसफर टू, ओके, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ओके। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 2000, कितना देगा आपका 2000, ओके। लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो, ओके, तो लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, ओके। क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, और करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो ऐड करेंगे अपन, करें इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ओके, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, वो कितना दोस्तों आपका 1000, ओके, कितना 1000। देनदारों का मूल्य बढ़ रहा है तो देनदार अपनी करंट असेट्स है, करंट असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको लेस करेंगे अपन,
तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स की बात करें तो ये 3000 आपका दोस्तों माइनस हो जाएगा। ओके, स्थायी संपत्तियों को बेचने पर हानि। ओके, हानि की बात करें तो हानि ऐड हो जाएगा, अपन यहाँ पर ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 3000। ओके, ऐड हो जाएगा। और वर्ष का कर चुका है तो टैक्स चुकाया दोस्तों, तो लेस हो जाएगा अपन, तो लेस करेंगे दोस्तों, अपन करेंगे अपना टैक्स पेड, क्योंकि टैक्स पेड करें तो आउटफ्लो होगा अपना, तो यहाँ पर 2000 से अपन इसको माइनस कर देंगे। ओके, ये लो आपका ओके, अब देखो 3 3 2 2 गया तो 25 और 26। ओके, 26,000। ओके, 26,000। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट्स हो रहा है वो आपका कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो रहा है 26,000। ओके, तो शाहरुख का, काजल का, हेमा का, सबका सही है दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों निशा आपका गलत है। आपने गलती यहाँ पर की है, तो चेक करना कि गलती कहाँ से की। ओके, समझ आया दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो मेरा प्रॉफिट्स निकल कर आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो दोस्तों कितना आ रहा है, 26,000 रुपीज का निकल गया। 26,000 रुपीज के दोस्तों प्रॉफिट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। क्लियर, क्लियर सभी को भाई, क्लियर है, यस या नो? चलो मैं तो अब एक प्रश्न और देता हूँ, सभी को क्लियर हो गया के बाद थम्स अप कर दो कि सर अच्छे से क्लियर हो गया, और जीवन के किसी भी कालखंड में हम इसको नहीं भूलने वाले। तो दोस्तों ये ऐड लेस, ये समझ आ रहा है, जो ऐड हो रहा है वो इनफ्लो है और जो लेस हो रहा है वो आउटफ्लो में। तो कौन सी एक्टिविटीज की बात चली है दोस्तों, आज अपन केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें, केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं दोस्तों। ओके, चलिए मैं तो एक एग्जाम्पल लीजिए, अब देखो आगे अगला एग्जाम्पल देखो दोस्तों, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि वर्ष के दौरान, प्लीज रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को गलत, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ, इस प्रश्न को गलत है, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ। तो भाई वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है आपके 20,000 रुपीज के। ओके, तो वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ है 20,000 के। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास, स्थायी संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर जो मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास बोले तो डेप्रिसिएशन, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो दोस्तों आपका 5,000 कितना, दो आपका 5,000 का आपको दे रखा। ओके, 5,000 का दोस्तों अच्छा दोस्तों सुनो, 5,000 का यहाँ पर दे रखा। ओके, 5,000 का दे रखा। ओके, फिर मैं लिख दो सामान्य संचय में, सामान्य संचयों में, सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि, सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि है दोस्तों आपकी 1,000 रुपये। ओके, 1,000 रुपये दे रखी। ओके, फिर आता है दोस्तों अगर मालूम ख्याति का अपलिखित मूल्य, ख्याति का अपलिखित मूल्य, ख्याति का दोस्तों अपलिखित मूल्य, ख्याति का अपलिखित मूल्य, ख्याति का अपलिखित मूल्य है दोस्तों आपके सामने, ये आ जाएगा दोस्तों 2,000 रुपये। ओके, मतलब आगे फिर मैं कह दोस्तों अगर मानता हूँ देनदारों के, देनदारों के, ओके, देनदारों के मूल्यों में वृद्धि, देनदारों के मूल्यों में वृद्धि, देनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि है वह है दोस्तों आपकी कितनी, एक मतलब आपकी 3,000 रुपये। ओके, आगे फिर मैं लिखूँ लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि, लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि, तो लेनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि है दोस्तों, लेनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि है वो आ जाएगी दोस्तों आपकी 4,000 रुपये। ओके, कितनी आएगी, 4,000 रुपये। ओके, फिर आता है स्थायी संपत्तियों के, स्थायी संपत्तियों, मैंने कहा तो स्थायी संपत्तियों, स्थायी संपत्तियों को बेचने पर हानि। ओके, स्थायी संपत्ति को बेचने पर हानि, तो स्थायी संपत्ति को बेचने पर हानि है दोस्तों आपकी कितनी, 2,500 रुपये, कितनी 2,500 रुपये। ओके, और कर भुगतान, ओके, कर भुगतान है दोस्तों आपका, कर भुगतान है दोस्तों आपका 500 का। ओके, आगे 500 का, तो अपन कह दें कि परिचालन क्रियाओं से दोस्तों, कहाँ से, परिचालन क्रियाओं से। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना, लाभ की गणना, तो परिचालन क्रियाओं से आपको लाभ की गणना कीजिए। तो परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करनी है कि अपन को परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करके बतानी। ओके दोस्तों, अच्छे से एक बार पूरी बात को वापस सुन लेना, क्योंकि हो सकता है आपने लिखा नहीं हो ढंग से। देखो, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ दे रखा दोस्तों कितने का, वर्ष के दौरान आपका जो शुद्ध लाभ है वो है दोस्तों 20,000 रुपये का। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 20,000 रुपये का है। स्थायी संपत्तियों पर मूल्य हाथ है दोस्तों 5,000 का। सामान्य संचयों में हस्तांतरित राशि दोस्तों 1,000 रुपये की। ख्याति का अपलिखित मूल्य दे रखा 2,000 का, यानी गुडविल को राइट ऑफ किया हमने 2,000 से। देनदारों के मूल्यों में वृद्धि है दोस्तों 3,000 की। लेनदारों के मूल्यों में वृद्धि है दोस्तों 4,000 की। स्थायी संपत्तियों को बेचने पर जो हानि हो रही है वो 2,500 की है। ओके, 2,500 रुपये की, ये 2,500 रुपये। ओके ओके ओके, तो इस ये आपका 2,500 रुपये। ओके, कितना 2,500 रुपये। ओके, और कर भुगतान है दोस्तों आपका 500 का। परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना आपको करनी है। ओके, एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ आपका 20,000 रुपये का है। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास आपका 5,000 का है।
सामान्य संचय में हस्तांतरित राशि दोस्तों 1,000 रुपए की है। ख्याति का अपलिखित मूल्य 2,000 रुपए का है। देनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है तो वो आपकी दोस्तों कितने की है? वो देनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है तो वो आपकी कितने की? दोस्तों वो है आपकी 3,000 की। ओके, लेनदारों के मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है वो आपकी कितने की? दोस्तों 4,000 की है। स्थायी संपत्तियों को बेचने पर हानि है दोस्तों 2,500 की। कर भुगतान 500 का। परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना आपको करनी है। ओके, चेक करते हैं दोस्तों कैसे तुम करोगे। देखो आगे दोस्तों आप यहां पर लिखते जाइए। तो मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट। यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर मैं लिखा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों सबसे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की बात करो, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो दोस्तों ये तो देगा आपका 20,000 रुपीज। ओके, स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन है तो कोई बात नहीं, ऐड कर देंगे बस। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। तो डेप्रिसिएशन ऑन आपका जो फिक्स असेट्स है वो कितने की? तो आपकी 5,000 की। कितने की? 5,000 की। ओके, सामान्य संचय में हस्तांतरित राशि है तो ये भी ऐड हो जाएगी आपको। ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, आगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, आगे ट्रांसफर, अगर मेरे ट्रांसफर टू याद आएगा आपका ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,000। कितना आएगा? 1,000 आएगा। ख्याति का अपलिखित मूल्य आ जाएगा तो ऐड करेंगे अपन ख्याति का अपलिखित। तो राइट ऑफ, अगर राइट ऑफ गुडविल। ओके, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को राइट ऑफ करने की बात आ जाएगी। तो राइट ऑफ करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 2,000। कितना का? आपका 2,000। ओके, देनदारों के मूल्यों में वृद्धि की बात करें अपन यहाँ लिखेंगे तो अपन लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स। ओके, क्या लिखेंगे अपन? इंक्रीज इन डेटर्स। ओके, आगे इंक्रीज इन डेटर्स की बात है, इंक्रीज इन डेटर्स की बात करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 3,000। कितना आएगा? 3,000 आएगा। ओके, फिर अपन बताए दोस्तों, सॉरी ये लेस करेंगे, लेस, ये लेस हो जाएगा आपका। ओके, लेस है क्योंकि डेटर्स है, करंट असेट्स है, आपका इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपके क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने कहा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स की जब बात अपन करेंगे दोस्तों कितना का? 4,000, ये आपका ऐड हो जाएगा। फिर आता संपत्तियों को बेचने पर हानि है तो ऐड हो जाएगी आपकी। तो अपन लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट जो आपका ऐड हो जाएगा कितने से? जो 2,500 रुपए से आपकी राशि ऐड हो जाएगी। ओके, और लास्ट में आपने टैक्स का जो पेमेंट किया तो टैक्स पेड। ओके, तो जो टैक्स पेड आपने किया कितने का? 500 का, वो अपना माइनस हो जाएगा। ओके, तो इन सबको एडलेस करने के बाद दोस्तों आप जानते हो ये आ जाएगा 25, 26, ओके 28, 28 से आ जाएगा दोस्तों कितना? 28 और 32, 32, 34। ओके, 34, 34 में गया एक तो 31,000। कितना का? 31,000। तो 31,000 रुपीज। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकला तो परिचालन क्रियाओं से जो लाभ निकल गया वो आपका 31,000, 31,000 रुपीज का प्रॉफिट आपका निकल कर यहाँ पर आ रहा है कि 31,000 रुपीज का प्रॉफिट आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों बताइए यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो? तो बताइए। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात की कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से दोस्तों परिचालन क्रियाओं से दोस्तों केस मतलब अपना केस फ्लो की गणना कैसे करते हैं, परिचालन क्रियाओं से केस फ्लो की गणना करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होता है, और मैंने बहुत से एग्जांपल्स आपको समझा दिया। हर प्रकार का एग्जांपल देकर आपको यहाँ पर बात करनी होगी। बताइए दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो कि सर बहुत अच्छे से समझ आ गई। हम जीवन के किसी भी काल खंड में अब इस बात को नहीं भूलेंगे। हमको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी दोस्तों। ओके, और परिचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करना हम सीख चुके हैं। ओके, चलिए मित्रों, कल सबसे पहले अपन जब क्लास स्टार्ट करें, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन देखो, कल अपन केस फ्लो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ओके, आगे देखो, लेकिन दोस्तों कल से पहले मैं आपको सबसे पहले आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का समायोजन बताऊंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का समायोजन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का समायोजन दोस्तों कल की कक्षा में अपन बताएंगे समझा कि प्रोविजन फॉर टैक्स का समायोजन कैसे किया जाता है, टैक्स का समायोजन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स के समायोजन को लेकर दोस्तों कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में, फिर बात करेंगे अपन फिनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में, फिर धीरे धीरे अपना टॉपिक हो जाएगा खत्म और कल अपन इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर देंगे। ओके, चलिए मित्रों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ क्योंकि अभी 10:30 बजे आपकी ऑडिट की क्लास है। ऑडिट की क्लास में अपन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए मित्रों थैंक यू, ऑल द बेस्ट मित्रों, बाय बाय।